नमस्कार, मैं सुनिधि। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर, और आशा करती हूं कि हमारी कोशिशें आपके मनोस्तर को एक नई दिशा में उड़ान भरने की ओर प्रेरित कर सकें। कहते हैं डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, और भगवान बनने की प्रक्रिया में स्टूडेंट्स को न जाने कितनी सारी चुनौतियों, कितनी सारी परेशानियों और किन सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है, और उसी में एक परीक्षा है नीट एग्जामिनेशन। तो आज के हमारी चर्चा का विषय है द प्रोसेस ऑफ नीट एग्जामिनेशन फॉर बीइंग फ्यूचर डॉक्टर। और नीट एग्जामिनेशन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है प्रेक्षित शर्मा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और इसी के साथ हम मौजूद है हमारे दो युवा प्रतिभागियों के साथ, अमन और हमदा के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम को और चर्चा करते हैं नीट एग्जामिनेशन के विभिन्न पहलुओं पर। तो प्रेक्षित जी, सबसे पहले तो फ्यूचर डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, और या फिर डॉक्टर बनने की अगर प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में नीट एग्जामिनेशन की जो भूमिका है वो भूमिका क्या होती है? हाँ, सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जी। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आई एम प्रेक्षित सर। आई एम टीचर एज वेल एज मोटिवेटर ऑल्सो। लास्ट 5 to 7 ईयर्स से मैं नीट एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स को एक रास्ता और एक मंजिल पे पहुंचाने का अपने प्रयासों में जो है कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, रही बात जो है, अगर हम जो नीट प्रिपरेशंस को लेकर का आज का जो विषय है उस पर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आखिर नीट होती क्या है, इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका बेसिक्स क्या प्रोसीजर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नीट जो है, सबसे पहले आप एलिजिबल उस समय होते हैं कि जब आपका 12th का एग्ज़ाम जो है देने वाले हैं, उस समय आप फ्रेशर्स होते हैं या फिर जो है रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यही जो है बेसिक्स एक जो एलिजिबिलिटी होती है। फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे छोटे छोटे मुद्दों पे भी कि इसका पैटर्न्स क्या होता है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल्स आती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को 11th में प्रॉब्लम्स हो जाती है एज वेल एज 12th ऑल्सो जो है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग बातें करेंगे। और भी जो है जितने भी सारे हमको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो हमको रूबरू हैं ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन ऑल्सो। दिस इज़ द मेन थिंग्स। बाकी जो हम लोग का पैटर्न्स की अगर हम लोग बातें करेंगे तो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या हमें जो देख रहे हैं, जो सामने जो बैठे हुए हैं, उनसे हम क्वेश्चंस लेंगे और उस हिसाब से हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस का डिस्कशंस भी, सॉल्यूशंस भी उसका हम कराएंगे। जी सर। तो अभी जैसे कि जो अगर डॉक्टर बनने की हम बात करते हैं, यस मैम, तो नीट एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा होड़ है स्टूडेंट्स में। बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट जो अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं वो नीट एग्जामिनेशन डेफिनेटली उनको क्रैक करना कंपलसरी है। वो कॉलेज सिलेक्शन की अलग बात है, बट नीट में एटलीस्ट उनको मिनिमम आई थिंक 119 और 120 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ये जो होड़ है सर, ये इतनी जो इसकी इम्पोर्टेंस है, तो क्या ऐसी भूमिका है नीट एग्जामिनेशन की डॉक्टर बनने के लिए? देखिए, नीट एग्जाम्स इज जस्ट लाइक एलिजिबिलिटी टू गेट एडमिशंस इन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले तो इसमें ये देखना होता है कि ये रैंक वाइज जो है डिसीजंस होता है कि सबसे पहले अगर आपका बेस्ट रैंक्स कैटेगरी में है तो आपको एम्स वगैरह मिलता है। फिर धीरे धीरे करके स्टेट कैटेगरी हो जाती है। और आज की अगर डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम लोग बातें करें तो 2017 के बाद जब जो है AIPMT से जो ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता था उसको नीट में तब्दील कर दिया गया है। तो इससे ये पता चला कि इससे जो है थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न्स में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट्स देखने को मिला है, कट ऑफ में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, इट मीन टू से इन्फ्लेशन देखने को मिला है। तो इसमें बेसिकली अभी जो है नीट का जो एक होड़ है, जो आप इंट्रेंस टेस्ट दे करके जो है आप मेडिकल्स में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो उसमें बेसिकली अभी एक मेरे पास जो है एक्चुअल डेटा भी है। उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि अभी का टाइम 2020 से ये देखा गया है कि नीट का जो है 720 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, और 720 में बच्चे 720 भी लेके आ रहे हैं, जैसे 2020 में भी हुआ, कंसेक्यूटिव ईयर में हो रहा है। तो इससे ये होता है कि इसके जो रैंक होते हैं बच्चे का, उसका रैंक में इन्फ्लेशन होता है। क्योंकि हमेशा नीट में ये देखा गया है कि अगर टॉपर्स का मार्क्स ज़्यादा है
तो कहीं ना कहीं टॉपर्स को लेकर के ही परसेंटाइल बनती है, और उससे जो है बच्चे का जो रैंक होता है, जैसे अभी पिछले बार की अगर हम लोग बातें करें तो उसमें हमने ये देखा कि अभी जो है एम्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 680 मार्क्स प्लस मार्क्स चाहिए होता है। अब यू नो कि 720 फुल मार्क्स है, उसमें 680 मार्क्स चाहिए, और इस एग्जाम्स में आपका नेगेटिव मार्किंग भी जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक जो है आप समझ सकते हैं कि हर एक क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंस है। एक एक क्वेश्चंस के डिस्कशंस होगी, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 180 क्वेश्चंस बनाने होते हैं स्टूडेंट्स को। पिछले बार से ये कर दिया गया है, क्वेश्चंस 200 है, उसमें बनाने 180 क्वेश्चंस है। और अगर बातें करें कि पैटर्न्स की बातें करें, सिलेबस पैटर्न्स की, तो फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को अटैम्प्ट करने होते हैं, एज वेल एज केमिस्ट्री ऑल्सो। और बायो की बात करें तो 100 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। अब इस 90 ईच क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। इसमें जो है आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेके आएँ। जैसे अभी तो एम्स का कटअप अभी जैसे मैंने बताया कि 680 मार्क्स प्लस हो रहा है, तो कितना जो है ज़्यादा मार्क्स इसमें जो है लाना पड़ता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिफ़िकल्टी होती है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। बस एक ये जो है क्राइटेरिया आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहिए। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि नीट एग्जामिनेशन की क्या क्या प्रक्रिया होती है, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, किस पैटर्न से होकर गुजरना होता है। तो बेसिकली इसके प्रारूपों की बात कर रहे थे हम। अभी बात करेंगे कि नीट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, या फिर नीट एग्जामिनेशन जो इतने स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग सीट्स की अगर बात करें तो सर अगर सीट्स की बात करें और पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स का काफ़ी कंप्लेन रहा है सभी से कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है बट सीट्स बहुत कम है। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली अगर बातें किया जाए सीट्स और जो है जो इतना जो पॉपुलेशंस भी ज़्यादा है, तो देखिए अगर हम बातें ऐसे करें कि अगर जिस स्टूडेंट्स को, देखिए ये एक तरीके का डिग्री का जो है आपका प्रोसीजर नहीं है, 11, 12, 10th का डिग्री नहीं है, ये कंपटीशन है। और कंपटीशंस क्रैक करने के लिए एक अंदर से भूख होना चाहिए। कभी एक मोटिव, अगर जैसे हमने सुना होगा कि किसी चीज़ को आप मोटिवेट करके जो है आगे कभी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर भूख है नीट एग्जाम्स क्रैक करने का, तो अब कभी आपने ये भी देखा होगा कि कभी भूखे को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप जाके खाना खा लो, कभी भी नहीं। वो खुद ब खुद जो है अपना जो है खाना ढूंढता है। तो नीट में भी जो इन्फ्लेशंस आए हैं, अब 680 मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को जिस दिन से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन से ही जो है उनके अंदर एक वो होना चाहिए कि हमको ये क्रैक करना है। मार्क्स ज़्यादा हो या कम हो, कर वहीं स्टूडेंट्स रहे हैं जो क्लास में बैठे हुए हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए। और क्रैक होती है। और रहा सीट की बात, तो जो ये तो अगर आपका सीट लेट सपोज कीजिए मार्क्स थोड़ा कम भी आता है तो स्टेट रैंक में भी सिलेक्शंस है। हाँ, ये प्रोसीजर्स इसके बीच में होने वाला है जी। हाँ। तो इसके साथ ही अगर बात करें हम कि जैसे नीट एग्जामिनेशन के 2 प्रारूप हैं, एक तो आपको ज़्यादा मार्क्स आने पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं उसका एक प्रारूप है, और दूसरा है कि आपको एटलीस्ट क्वालिफाई करना होता है कुछ मिनिमम नंबर से। तो इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है? देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए कि टॉप कॉलेजेस जो हैं, जैसे एम्स वगैरह हो गए, एमएमसी वगैरह हो गए, या बीएचयू वगैरह हो गए, तो इसके लिए आपका जैसे कटअप अगर लेट सपोज कीजिए स्टेट रैंक मेरे पास कुछ जो है फिक्स कटअप है, जैसे लेट सपोज 580 मार्क्स चाहिए, किसी का 560 भी चाहिए, वो सिर्फ स्टेट कैटेगरी के लिए, जिसमें स्टेट के जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो एलिजिबल होंगे और उसके लिए जो आपको एडमिशन्स मिल सकता है। लेकिन अभी का अगर जो है हम प्रारूप बातें करें, स्टूडेंट्स को एक मिनिमम क्राइटेरिया बताएं कि इतना चाहिए, तो कम से कम 640 प्लस मार्क्स आप लेके आएँ, तब आपको जो है बढ़िया जो है कॉलेजेस अलाउट हो जाएगी। इससे कम मार्क्स में फिर आपको जो है वापस से जो है एग्जाम परेशानी, फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे और दिक्कतें आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस हिसाब से कि ये बेसिकली इसलिए कि मार्क्स का इन्फ्लेशंस बहुत ज़्यादा होने वाला है। हाँ, और क्या क्या कमी है स्टूडेंट्स अपने जो है प्रॉब्लम्स को जो है शेयर करें। जैसे हम लोग देखते भी हैं, मैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से स्टूडेंट्स का हेल्प करता हूं। तो आप जो है जहां पे भी जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बस प्रिपरेशंस जो है आपको एक अंदर से भूख होनी चाहिए कि नीट क्रैक करना है, हो जाएगी क्रैक्स फिर जो है। हाँ, कोई इशू नहीं। जी सर, क्रैक होने की तो बात हो गई कि मिनिमम जो मार्क्स चाहिए होता है जिसके अकॉर्डिंग आपका नीट एग्जाम क्लियर हो गया, बिल्कुल। बट आपको कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस लेने के लिए आपको
640 एटलीस्ट मार्क्स चाहिए होते एटलीस्ट हैं। मार्क्स चाहिए तो होते सर अगर जिनकी नीट क्लियर हो गई है, ओके। उन्होंने मिनिमम जो 119 और 120 मार्क्स होता है उन्होंने वो उतना तक क्रैक कर लिया, बट शायद उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाई है, हाँ, तो फिर उनके लिए क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, क्या मतलब उसके बाद वो उनका फ्यूचर मतलब कैसा सिक्योर है? अगर फ्यूचर्स की बातें करें, अगर जिनका मार्क्स कम है तो सबसे पहले अगर 190 की तो बात हम लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो है मिनिमम क्राइटेरिया जो है 350 प्लस ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर जो है आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जब भी अलाउट होंगे, कम से कम आपका मार्क्स जो है मतलब मेरे हिसाब से 500 प्लस होना चाहिए, इससे कम नहीं। अगर इससे आपका कम आ रहा है तो पहले आप रीप्रिपरेशंस करें, चीज़ों को देखें कहाँ दिक्कत हो रही है, क्योंकि नीट का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है नीट क्रैक करके, नीट इसीलिए लिया जाता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं डॉक्टर्स के लायक, है कि नहीं। तो आप प्रिपरेशंस करें, वापस से मेहनत करें और फिर एग्ज़ाम्स दें, क्योंकि नीट जो है अभी पिछले कुछ सालों से जो है उस पर जो टर्म्स हटा दिया है, आप अटैम्प्ट्स और बढ़ा सकते हैं। तो 1-2 अटैम्प्ट्स लें और सिलेक्शंस आपको पता चल जाएगा और हो ही जाएगा सिलेक्शंस जो है। जी, और इसके साथ ही सर अगर बात करें कि जो भी स्टूडेंट्स जैसे 2-3 अटेम्प्ट्स जिन्होंने ऑलरेडी दे दिया है और उनका रिपीटर स्टूडेंट्स तो और उनका जो है गवर्नमेंट कॉलेज उनको नहीं मिल पाया जी, है, जी। बट उन्होंने मार्क्स आई थिंक 200 हाँ, 250 लेके आए हाँ, हैं, बिल्कुल, तो फिर उनके लिए क्या ऑप्शन देखिए, है? अगर लेट सपोज अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेजेज नहीं मिल रहा है, अगर वो ज़्यादा भी लेके आए फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज अलाउट नहीं हो रहा है, तो उनके पास और भी ऑप्शंस हैं कि जैसे जो है अभी जैसे फॉरेन वगैरह में थोड़ा सा नीट का वहाँ पे भी एडमिशन्स मिलता है कॉलेजेज में, तो उस कंडीशंस में आप एक बार ट्राई करें, काउंसलिंग में दें। अगर मे बी सपोज अगर वहाँ हो जाती है तो बेटर है, नहीं तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज ट्राई करें। जी, डॉक्टर्स के लिए इंटरनेशनली प्रिपेयर करना, वहाँ पे बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनली जाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर आपकी डिग्री एलिजिबल है या नहीं, आप वैलिड है या नहीं, इसका बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो गए हैं उनकी शायद ईयर्स मतलब उनके वेस्ट हो गए। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसे अभी जैसे उन्होंने नेक्स्ट एग्जामिनेशन और की जो क्राइटेरिया होती है उसके अकॉर्डिंग जो अभी तब्दीलियाँ की हैं, जी, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ पे बैन लगाए हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ की डिग्री को इनवैलिड किया है। तो इस सिचुएशन में क्या करना ज़रूरी है? हाँ, इस सिचुएशंस में अगर हम लोग बेसिकली इस पे बातें करें कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आउट ऑफ कंट्री से जो है अपना मेडिकल्स का जो है प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर कोर्स डिग्री ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही देखना है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो है इंडिया से बाहर जाकर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनली कुछ कॉन्सेप्ट भी दिया गया है कि आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो आपके इंडिया में भी जो डिग्री एलिजिबल हो जाएगी, क्योंकि आप नीट के थ्रू जा रहे हैं। और नीट कहीं ना कहीं अगर एलिजिबल इंटरनेशनली है तो इंडिया में भी मान्य है, अलग कंट्री में भी मान्य हो रही है, तो वो फिर जो है एक आपका बेसिक्स डेटा दिया हुआ है, उस डेटा के अकॉर्डिंग ही आप दे करके काम करें। तो मतलब नीट का जो वैलिडेशन है वो इंटरनेशनली है ऐसा? हाँ, इंटरनेशनली भी है, पर बेसिकली अगर हम लोग बातें किया जाए तो इंडिया के अंदर जो है जो टॉप कॉलेजेज आप लेना चाहते हैं उस पे जो है बेसिकली जो है फोकस्ड है। हाँ, बाकी बाहर के लिए भी है, कम मार्क्स के लिए भी है, ज़्यादा के लिए भी है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी है, उसको आप प्लान बी में रखें, प्लान ए में पहले इंडिया के अंदर ही रखें। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अभी तक तो हमने बात की है नीट एग्जामिनेशन के ऊपर और उनके बहुत सारे प्रारूपों के ऊपर। इसी के साथ अभी चलते हमारे प्रतिभागियों के पास, तो उनके मन में क्या सवाल सब चल रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो अमन, कौन सी क्लास में हैं आप? 11th में। 11th में जी। तो नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? जी। और मतलब अभी ये फर्स्ट ईयर है आपका या फिर मतलब? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है, ओके। Yes, और मतलब क्या कुछ अभी जो डिस्कशंस आपने हमारे और सर के बीच में सुने हैं, तो क्या कुछ मन में आ रहा है, जो स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्या सवाल चलते रहते हैं एग्जामिनेशन को लेकर? सर जैसे ये हुआ 9th या 10th के बाद हम लोग अपना एम रखते हैं फ्यूचर डॉक्टर के लिए या फिर नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, तो 10th के बाद जब 11th में हम लोग स्विच होते हैं उसमें जाते हैं तो उसमें पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत सारी दिक्कत होती है वो सब मैनेज करने में, तो वो कैसे टैकल करें 10th? हाँ, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है
कि यहाँ पे जैसे आप 10th के बाद जैसे ही आप 11th में जाते हैं तो नीट का जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें 12th का भी आपका सिलेबस रहता है और साथ में नीट का भी रहता है। ये स्टूडेंट्स का बहुत ही बड़ा जो है ये जो फेज़ जो है बड़ा ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। अगर आप इस फेज़ को जो है टैकल कर गए तब आप बड़ी आसान तरीके से आप 12th को हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए बेसिकली अगर मेरे हिसाब से बात ये किया जाए कि अगर आप जैसे ही 11th को जाएँ तो सबसे पहले तो अपना बेसिक्स पैटर्न्स देख लें कि सिलेबस पैटर्न्स क्या होने वाला है, ठीक है। और अब जैसे होता है कि कोई भी चीज़ जो आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले प्री प्रिपरेशंस होता है। तो आप प्री प्रिपरेशंस में देखें कि आखिर सिलेबस में क्या चेंजेज आने वाली है। उस सिलेबस को टैकल करने के लिए बहुत सारे आपके पास ऑफलाइन और ऑनलाइन सुविधाएं मौजूद है। पहले उससे थोड़ा सा डिस्कस करें और फिर जो है आप प्रिपरेशन से स्टार्ट करना शुरू करें। एक एक चैप्टर्स पे एक एक टॉपिक्स पे डिस्कशंस करें, क्योंकि सबको पता है कि नीट का जो मार्क्स का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो 11th बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेज होने वाला है। 12th भी होगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन 11th में आपको जो है प्रिपरेशन प्री प्लानिंग से होना चाहिए, फिर जाके जो है आप बड़ी आसान तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। और धन्यवाद अमन। तो अभी क्या दिमाग में चल रहा है, मोटिवेशन लेवल कहाँ पे है? अभी तो अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करनी, जैसे सर ने बताया वैसे पूरा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके वो सब करके फिर ऑनलाइन में भी कोई क्लास ढूंढ के वो सब करके उसके बाद आगे बढ़ना है। तो ये आपका मतलब डॉक्टर बनने का आपका अपना पर्सनल मामला है या फिर घर वालों की तरफ नहीं, से? पर्सनल है। पर्सनल है, ओके ओके। नाउ और अब चलते हैं, हमदा से बात करते हैं। तो हमदा कौन सी क्लास में आप? हम 12th में हैं। 12th में। तो फर्स्ट आपका भी अटेम्प्ट होने वाला है नीट का? ओके, तो कितना डर लग रहा है? डर भी है और प्रिपरेशन भी है, तो डर तो नॉर्मल सी बात है, हर एग्जाम में लगता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी लगता है। तो अभी आपके दिमाग में क्या सारे सवाल चल रहे हैं? जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो हम लोग से थ्योरी हो जाता है, न्यूमेरिकल्स के लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए? हाँ देखिए सर, सबसे पहले अगर 12th लेवल पे जाकर हम लोग बातें करें, 11th से जैसे ही थोड़ा सा फेज से आप आगे उठिएगा तो उसमें अगर मान लीजिए बायो की हम लोग बातें करें तो बायो का तो काम हो जाता है, थ्योरी उसमें है तो थोड़ा सा आप उसको जो है मैनेज कर लेते हैं। दिक्कतें ये आती है केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी न्यूमेरिकल्स में इसलिए दिक्कत आती है कि जब आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, 11th जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे फिजिक्स का शुरुआत में ही कोई भी टीचर, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ कि मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स क्या होता है, जिसमें कोई भी अगर बायो स्टूडेंट्स अगर हैं मेडिकल्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उनको तो मैथमेटिक्स होती नहीं है। तो उस कंडीशंस में सबसे पहले आप मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स पे ध्यान दें, जितना भी टूल्स मैथ्स का होने वाला है उसको पढ़ें और फिर जो है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आगे आप काम करें तो आपका जो है न्यूमेरिकल्स का भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा जो है नहीं होने वाली है और कंप्लीट भी हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। जी धन्यवाद सर और थैंक यू हमदा। और इसी के साथ अभी बात करते हैं कि नीट एग्जामिनेशन तो आदमी क्लियर कर लेता है, बट अब अगर थोड़ा डॉक्टर के पर्सपेक्टिव, डॉक्टर बनने के पर्सपेक्टिव से बात करें तो नीट एग्जामिनेशन तो क्रैक कर लेंगे, उसके बाद शायद हमें 6 साल कॉलेज में देने होते हैं पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए 5 ईयर्स और 5 ईयर्स, तो 5 सालों के बाद भी शायद एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को देने होते हैं और बहुत सारी प्रक्रिया है जिनसे उन्हें गुजरना होता है। तो उन सभी के बारे में अभी बात करेंगे। तो सर जैसे अभी नीट एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया और कॉलेज ले लिया, तो उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? सबसे पहले अगर आप नीट एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं तो आप जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, यानी उस कंडीशंस में जो है आपको जो है जैसे ही आप 5 ईयर का जो है ग्रेजुएशन कोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेडिकल टर्म्स में जो है आप MBBS की डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको एक और एग्जाम्स होता है नीट PG करके होता है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट MD वगैरह करने के लिए भी की जाती है। तो उस जैसे नीट UG होता है जो नीट अभी क्रैक करके आप MBBS के लिए जा रहे हैं, वैसे ही नीट PG होता है जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है आप फिर से प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम दीजिए और उसके बाद जो आपको नीट PG का जो है प्रिपरेशन मतलब फिर से आप वो कोर्स को जो है कर सकते हैं। जी। और इसी के साथ जैसे अगर जिन्होंने MBBS अंडर ग्रेजुएट कर लिया है जी और उन्हें अब प्रैक्टिस करना है, उन्हें PG की तरफ नहीं जाना है, उन्हें अब प्रैक्टिस करना है, तो फिर उसके लिए क्या सारी चीज़ें होती हैं? अगर वो जिस भी कॉलेज में अगर जा रहे हैं जहाँ जो टॉप लेवल का कॉलेज है या अच्छे कॉलेज हैं तो आप जिस भी कॉलेज में है प्रिपरेशन जो है वहीं पे करवाया जाता है। जो इंटर्नशिप्स जो होगा वो इंटर्नशिप्स जो उन्हीं को कराया जाता है, तो उसी में जो है उनको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा और साथ साथ में जो है उसी समय सिलेक्शन प्रोसीजर्स भी आपका हो जाता है।
और मतलब कोई शायद आई थिंक 6 साल 5 साल 5 year। कंप्लीट करने के बाद शायद उन्हें नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी सारे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देना होता है फॉर प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? तो वो मतलब कैसे होता देखिए, है? सबसे पहले अगर आप MBBS कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, है कि नहीं? ऑप्शंस इन द सेंस कि उनको जो है जॉब प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है कि आपका प्लेसमेंट हो गया, या आप किसी भी जो है अच्छे जो है मेडिकल्स जिससे जो है आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर जो है वहाँ जॉब ले सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास है, आप PG कीजिए या फिर जो है जॉब कीजिए, कोई इशू नहीं है। और आगे भी अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट्स प्रिपरेशंस के लिए, जैसे कि UPSC वगैरह हो गया, तो आप उसके लिए भी बड़ी आसान से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी जी। हाँ। और इसी के साथ चलते हैं वापस से हमारे प्रतिभागियों के पास। तो अमन, अभी आपका नेक्स्ट सवाल सर से क्या है? अभी ये कि मतलब जब हम 11th के बाद भी अगर 12 में अगर स्विच करते हैं तो जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं सर आगे तो 10th को, और फिर वो सबसे तो पूरा अलग होता है। बिल्कुल yes। आगे मतलब आगे बढ़ते जाते और पीछे वाला सब कभी कभी हाँ, रिकॉल कुछ भूल जाते, तो उसको फिर से पूरा मैनेज कैसे किया जाए? हाँ, देखिए, इसका एक आपको प्रिपरेशंस का एक बेसिक शेड्यूल्ड होना चाहिए। जैसे थोड़ा सा स्टूडेंट्स में जो दिक्कतें आती है कि देखिए सर, आप जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके एग्जाम्स में हो रहा है, तो उस कंडीशंस में आप पर डे ही फिजिक्स के लिए भी थोड़ा टाइम दें, केमिस्ट्री के लिए भी दे और बायो के लिए भी दे। अगर लेट सपोज आप बायो पे आज फोकस ज़्यादा करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5-10 दिन लगातार जो है आप फिजिक्स पढ़ें ही ना, केमिस्ट्री पढ़ें ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर 1 आवर्स या 2 आवर्स आप फिजिक्स के लिए डेली दें एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए, उसके बाद आपके पास चाहे आप 4 आवर्स 5 आवर्स बायो के लिए दे रहे हैं या किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, तो इससे क्या होता है कि आपका रिकॉल होने शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स में दिक्कतें हैं, 5-10 दिन 15 दिन आप फिजिक्स नहीं पढ़े, तो होता क्या है कि आप पिछला कॉन्सेप्ट को बड़ी आसान तरीके से, ह्यूमन बींग्स का नेचर है, हर एक 20 एज के बाद जो है वो जो है चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो चीज़ें आपको रिकॉल रहेगी, और प्रैक्टिस रेगुलर ही होना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज़ द मेन थिंग्स अबाउट इट। थैंक यू सर। एंड हमदा? जैसे कि 12 बोर्ड्स और 12th नीट, मतलब जब 12th के बाद हम लोग बोर्ड्स के बाद नीट देते हैं तो दोनों का पैटर्न बहुत डिफरेंस होता है, तो फिर उसको हम लोग कैसे समझें? हाँ, अब देखिए सुन कि हमने शुरुआत में ही एक चीज़ बातें किया था कि जब आप नीट के लिए प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस पैटर्न सबसे पहले देखना होता है कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो नीट में नहीं आते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर। देखिए, सब बात तो ये है कि 11-12 का जो NCERT का जो आपका सिलेबस है, नीट का सिलेबस भी वही है। ऐसा कोई चैप्टर्स है नहीं कि NCERT से बाहर है, ये सबको जो है पता होना चाहिए। उसमें से भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके नीट में नहीं भी आते हैं, या कम मार्क्स के आ रहे हैं या ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस पैटर्न्स को देखें, और उस सिलेबस पैटर्न्स में नीट जो है टॉपिक्स वाइज सिलेबस देती है, तो आप टॉपिक वाइज सिलेबस को देखें कि क्या क्या आ रही है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आ रहा है। सबसे पहले तो ये ज़रूर ध्यान दें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किस चैप्टर से कितना आ रहा है, ये ज़रूर ध्यान दें। अगर जो है इस चीज़ पे आप बेसिकली फोकस रहिएगा तो आपको सिलेबस पैटर्न भी पता रहेगा और किस डायरेक्शंस में आपको वर्क करना है। जैसे कि आप क्वेश्चंस बैंक बनाएं, डेली रूटीन में क्वेश्चंस देखें कि कंजिक्यूटिव ईयर में पिछले साल से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन है। तो अगर इस पर आप फोकस रहिएगा तो ये सारी दिक्कतें होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। थैंक यू सर। और सॉरी अमन हमदा, आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट सर अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हर साल जितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं तो ये प्रैक्टिकल डेटा है दैट 80% ऑफ देम मतलब क्रैक नहीं हो पाता है, 80-90% नहीं हो पाता है। तो और ये फैक्ट है क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा ऑलरेडी। तो इन 80-85% स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है बाद में जाके, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं है कि आप उनका क्रैक नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स यहाँ है कि क्रैक नहीं होने पे जो रास्ते उन्हें दिखाए जाते हैं, जहाँ पे भटकाव आते हैं, जहाँ पे वो समझ नहीं पाते हैं कि आगे क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंडियन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनली जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसल्टेंट के थ्रू डाइवर्ट हो जाते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलता है, और वो शायद 5 साल 6 साल कोर्स करने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनसे गलती हो गई, और 5 साल 6 साल का मेहनत, टाइम, पैसे सब वेस्ट होने के बाद शायद उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इन स्टूडेंट्स को आप क्या चेतावनी या फिर क्या सुझाना चाहेंगे कि कैसे वो डिसीजन ले और नहीं भटके? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि देखिए
अगर आप किसी चीज़ का प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लिए तो आप सफल हो गए। अगर आपसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो आप जो है विसफल हो गए, आप सफल नहीं हुए उस रास्ते में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लेट सपोज आपका मार्क्स कम आता है, एडमिशन्स नहीं होता है, तो आप जनरल ग्रेजुएशन जो है किसी जूलॉजी बोटनी उस सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, फिर जो है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं और आपका उस रास्ते से भी आपका फ्यूचर जो है अच्छा होने वाला है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर नीट में नहीं हुआ तो क्या यही मेरे लिए लास्ट, नहीं, हमेशा प्लान बी जरूरी है। प्लान ए में अगर आप सक्सेस नहीं है तो इतना तो आप एलिजिबल हो जाइएगा कि प्लान बी आप आराम से जो है अचीव कर लीजिएगा। तो रास्ते बहुत सारे हैं, रास्ते हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मोटिवेट रहना है और आगे बढ़िए, रास्ते बहुत सारे होने वाले हैं जी। हाँ। और अगर बात करें जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज की ऑब्वियसली पढ़ाई अच्छी है, फीस कम देनी होती है जी। तो अगर अभी बात करें जो इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस चल रही है मेडिकल फील्ड में, तो फीस को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि बहुत ज़्यादा फीस है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? प्राइवेट कॉलेजेस का फीस ज़्यादा है तो सबसे पहले आप तो जैसे ही अगर नीट प्रिपरेशंस के लिए जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड पता होता है। आप मेहनत करें और जो है गवर्नमेंट कॉलेज पे ही क्रैक करें। अगर लेट सपोज जाए अगर दिक्कतें कुछ आ रही है तो उस कंडीशंस में स्कॉलरशिप वगैरह भी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि अगर जो है फाइनेंशियली, बात वहीं आ जाती है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहिएगा तो सारी कायनात उसको मिलाने में जो है मदद कर देती है। तो अगर आप शिद्दत से नीट को चाहिएगा तो आप नहीं तो कोई और सही, जैसे कि अगर मान लीजिए वहाँ नहीं तो आप प्लान बी में जो है अग्रसर हो जाए और वहाँ से जो है आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसे कोई इशू नहीं आने वाला है, आप उसमें भी जो है स्कॉलरशिप्स मिलती है। जी, स्कॉलरशिप्स होते हैं एंड इसके साथ ही हेल्प करने के लिए अगर हम चाहें कि अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो अगर हम लोन, एजुकेशन लोन तो एजुकेशन लोन, मेडिकल फील्ड के लिए एजुकेशन लोन का क्या प्रावधान है? देखिए बेसिकली अगर देखा जाए स्कॉलरशिप की अगर बातें करें पहले तो स्कॉलरशिप उनको मिलती है जिनके घर में गवर्नमेंट में जो है कोई नहीं है, उनके पेरेंट्स नहीं है। तो अगर उनके गवर्नमेंट्स अगर जो है हैं पेरेंट्स उनके गवर्नमेंट्स में है तो हाँ, तब तो फिर तो हम बोलेंगे कि उनके पास फाइनेंशियली उतना अप्रोच है। और रहा फिर जो है अगर वैसे स्टूडेंट्स जो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है आप लोन ले सकते हैं अलग अलग बैंक से। जब तक आप जो है प्रिपरेशंस करते रहिएगा, मेडिकल्स का प्रिपरेशंस होता रहेगा, उस टाइम तक बिल्कुल भी आपको जो है इंटरेस्ट नहीं देना होता है, तो इसके थ्रू भी वर्क कर सकते हैं। हाँ। और ये सारी चीज़ें होने के बाद जब स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पे उनका क्या मतलब, लाइक वो काम तो करते हैं लेकिन साथ में ही उनका, अगर सैलरी की बात करें, एक पर्टिकुलर डॉक्टर की सैलरी की अगर इंडिया में बात करें तो क्या रेंजेस है? देखिए अगर ये तो प्लेसमेंट्स के ऊपर डिपेंड्स करता है और प्लेसमेंट ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होता है। अब उस ऑनलाइन इन द सेंस कि जो आउट कैंपस जो है हो रहा होता है, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशंस किए हुए हैं तो आपको ठीक ठाक सैलरी प्रेफर्स हो ही जाती है। हाँ, इसका कोई रेंज नहीं है क्योंकि रेंज में तो किसी का पर एनम 50 लाख भी है, 1 CR भी है कि नहीं। पर अगर हम लोग रेंज की बात करें तो 20-25 लाख जो है पर एनम मिल ही जाती है स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ क्योंकि अब हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है तो हमारे कार्यक्रम को खत्म होने का वक्त हो चला है आज के कार्यक्रम को। तो जाते जाते चाहूँगी कि हमारे वैसे युवा दर्शक जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए आपकी तरफ से एक छोटा सा संदेश हो जाए। देखिए सबसे एक हमेशा ही ध्यान रखिए, जितने भी देख रहे होंगे कि एक स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट्स है, अराइज अवेक अंटिल नॉट स्टॉप टिल द गोल इज नॉट अचीव्ड। यानी कि अगर आप जो है उठिए, जागिए, जब तक कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तब तक आपको मंजिल में कहीं रुकना नहीं है। मेहनत करिए और सक्सेस आपके जो है कदम चूमेगी। धन्यवाद प्रतीक शर्मा जी आज के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे साथ। और थैंक यू सो मच हमदा एंड अमन हमारे साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अभी हमारे इंटरैक्शन और बातचीत का वक्त यही तक का था। अब मिलते हैं उड़ान के अगले अध्याय में एक नए विषय के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DD बिहार। धन्यवाद।